Hey everyone, once again welcome on Biology One Shot. Dear class 10th learners, in today's class we are going to continue with the chapter Control and Coordination. And आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना. इसी के साथ साथ में हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पोर्शन में ह्यूमन नर्वस सिस्टम या एनिमल नर्वस सिस्टम पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, देन हम इसके बाद में प्लांट के अंदर क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज होती हैं ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो टुडे हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं. जैसा कि आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि एनसीईआरटी ने बहुत सारे डेटा लिख दिया और एक्सप्लेन कुछ भी ढंग से नहीं हुआ है. ठीक है, तो टुडे वी विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ सो मेनी इमेजेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली रिटन इन द क्लास 10th एनसीईआरटी. बहुत सारे एक साथ मर्ज करके कॉमा वॉमा लगाए बिना लिख देते हैं कई बार चीजों को. हमें उसे डिकोड करना पड़ेगा और डिकोड करने के लिए हमारे लिए बेस्ट चीज होगी कि हम इमेजेस की हेल्प ले, हम डायग्राम्स की हेल्प ले. ठीक है, हम फ्लो चार्ट्स की हेल्प ले. तो हम उस तरीके से आज हमारे पोर्शन को कवर अप करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. ह्यूमन ब्रेन जब हम पढ़ते हैं तो ह्यूमन ब्रेन क्या है बच्चों, हमारा ब्रेन क्या है उसको समझने के लिए पहले हमें नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा. जैसे कि स्टमक को समझने के लिए मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानना होता है, वैसे ही ब्रेन को समझने के लिए भी मुझे नर्वस सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा. इजंट इट? तो हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी कुछ बातें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स. क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं पॉसिबल. तो हम देखते हैं नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन कैन बी ऑफ मेजरली टू टाइप्स. वन इज CNS जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वन इज PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगी. ओके, पहले इसका क्लासिफिकेशन चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नाम से ही काफी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी. जो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे सिचुएटेड नर्वस सिस्टम है उसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं. तो हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे क्या नर्वस सिस्टम लोकेटेड या सिचुएटेड है? क्या हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में फॉल होना चाहिए? डेफिनेटली यस. क्या हमारा हाथ हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में फॉल होना चाहिए? नो. क्या हमारा लेग हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस में फॉल होना चाहिए? नो. मतलब क्या हो गया, जब मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल एक्सिस की तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जब मैं पास करूं तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उसे मैं सेंट्रल बोलूंगी. तो सेंट्रल में क्या क्या आ जाएगा, आपका ब्रेन आ जाएगा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाएगी जो कि वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में लोकेटेड है. वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच रन कर रही है. वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. ठीक है, तो ये दो चीजें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर काउंट होनी चाहिए. क्या क्या दो चीजें काउंट होनी चाहिए है? एक हो जाएगा हमारा ब्रेन और एक हो जाएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, एक हो जाएगा हमारा ब्रेन और एक हो जाएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड. बच्चों, ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, बहुत ही सारे. ठीक है, इनन्यूमरेबल वी कैन से. तो ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. लेकिन क्या हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमारे सेंसरी ऑर्गन भी ब्रेन के साथ में कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल समबडी जस्ट लैप्ड मी हियर, किसी ने ऐसे लैप किया मुझे, तो मैं ऐसे टर्न लेके देखूंगी ना कि कौन है. दैट मीन्स ये स्किन या शोल्डर में जो स्किन है मेरी, इसने मेरे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाया है कि देयर इज अ सेंसेशन एंड एज अ रिजल्ट क्या मेरी गर्दन की मसल्स ने मुड़ के देखा पीछे की तरफ? इजंट इट? ऐसा हो रहा है. मतलब कि ये जो एक्टिविटीज हैं यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स, मसल्स
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका क्लियरली ये मतलब होता है कि हमारी बॉडी के पेरीफेरी हमारी बॉडी के सेंटर से कनेक्टेड है, हमारी बॉडी की पेरीफेरी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारी बॉडी की पेरीफेरी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ब्रेन से निकलने वाली वो नर्व्स या ब्रेन तक आने वाली वो नर्व्स जो कि पेरीफेरी से आ रही है या पेरीफेरी में जा रही है, उनको हम ऑल टुगेदर बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। तो बच्चों पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज आती है? क्रेनियल नर्व्स आती है, मतलब कि वो नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल रही है। ठीक है, क्या हमारे स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नर्व्स निकल के पेरीफेरी में जा रही होंगी, या पेरीफेरी के सेंस ऑर्गन से कई सारी नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही होंगी? हमने रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़ा था, याद करो। रिफ्लेक्स एक्शन में हमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ी थी। सेंसरी न्यूरॉन्स टेक्स द सेंसरी सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड द मोटर न्यूरॉन्स विल टेक द इंपल्स टू द मोटर और इफेक्टर ऑर्गन्स और मसल्स। ठीक है, तो कनेक्शन है, ये सब पाथवेज कनेक्टेड है। इसका मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व्स आ भी रही है, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व जा भी रही है, तो हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं लगी ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन में आने वाली नर्व्स, ब्रेन से जाने वाली नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में आने वाली नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से जाने वाली नर्व्स पेरिफेरी की तरफ। पेरिफेरी क्या होता है? हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे बाकी के जो ऑर्गन्स जो कि एकदम सेंट्रल एक्सिस पे नहीं है, जैसे कि स्टमक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, लिवर थोड़ा सा राइट साइड में होता है, किडनी लेफ्ट में भी होती है, राइट में भी होती है। तो मतलब क्या हो गया, ये सब पेरिफेरी में है, ये सब साइड में प्रेजेंट, एकदम बीचों बीच में नहीं है हमारी बॉडी के। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ योर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। समझ आया? इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब क्या बात होती है? अब हम ऐसे तो नहीं पढ़ते कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व बोल के खत्म कर दिया। इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी एनी टाइम। ठीक है, तो यहां पर अब नेक्स्ट क्या बात आती है कि बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, इसके अंदर भी पार्ट, इसके अंदर क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स तो होती हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके भी दो पार्ट्स या दो टाइप्स हो सकते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक टाइप होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक टाइप होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, पेरिफेरी से जो भी नर्व जा रही हैं मसल्स तक कुछ काम करवाने के लिए, ठीक है, सेंस ऑर्गन से आई और फिर मसल्स तक जा रही है काम करवाने के लिए, तब बात ये आती है कि कौन सी मसल को कंट्रोल कर रही है ये पेरिफेरल नर्व्स। अब मैंने बोला मुझे ये एसी का रिमोट उठाना है, मैंने उठा लिया और मैंने रख दिया। ठीक है, क्या ये मेरे विल पावर की कंट्रोल में एक्टिविटी थी? बिल्कुल, मैं चाहूं तो कर सकती हूं, नहीं चाहूं तो ना करूं। तो क्या ये मेरे स्केलेटल मसल्स करवा रही है? मतलब कि मैंने बोला कि मुझे ये एसी का रिमोट उठाना है तो मेरे हाथ की मसल्स ने उठाया है, राइट? दैट सिंपली मीन्स कि ये मेरे विल पावर के कंट्रोल में काम करने वाली नर्व्स है। विल पावर की कंट्रोल में काम करने वाली नर्व्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। इसका क्लियर मतलब ये हो गया दैट इट कैरीज, सॉरी हम इसको और बेहतर तरीके से डिफाइन करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ nerves which connect to skeletal muscles and results in their action या activity। मतलब कि इस
सोमैटिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर आती है बात ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। अब मैं बोलती हूँ, मेरी बॉडी को मैंने बोला कि मेरे हाथ की ब्लड वेसल तो 1 मिनट के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन शो कर दे, मतलब कि मेरे हाथ की ब्लड वेसल तू अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जा। मेरे हाथ की ब्लड वेसल सुन रही होगी क्या? नहीं ना। ऐसे अगर मैं बोलती हूँ कि अच्छा सुन यूरिनरी ब्लैडर, तो एक काम कर, यूरिन स्टोर करना बंद कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कर दे, ऐसा होगा क्या मेरे बोलने से? नहीं ना। मैं ऐसे बोलूंगी स्टमक को स्टमक, तो HCl सिक्रेट कर अभी हाल। इज इट गोइंग टू लिसन टू माई विल पावर? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये उस नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है जो कि ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहा है। आपको भूख लगेगी तो ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा कि भूख लग रही है, खाना खाना ही पड़ेगा, राइट? आपको यूरिनेट करना है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग द अर्ज फ्रॉम इनसाइड कि वॉशरूम जाना है भाग के, इजंट इट? तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली होगा। इट इज नॉट अंडर द विल पावर्स कंट्रोल, this will be autonomously taken into action, we can say. So autonomic nervous system क्या consist करेगा? It consists of nerves which connect to smooth muscles, cardiac muscles, and glands, ठीक है, जो कि हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, and results in their and controls their action and controls their activity। ठीक है, यहां पर भी अपन स्टेटमेंट चेंज करके लिखते हैं एंड कंट्रोल्स देयर एक्टिविटी कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, सुनने में भी। एंड कंट्रोल्स देयर एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, ये वाली विल पावर के कंट्रोल में है क्या? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली नहीं है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम वाली कंट्रोल में है, यस। सो दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली कैसी है? नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर, ठीक है। सो वी कैन से नॉट गवर्न्ड बाय विल पावर। ये सारी बातें किस किस को समझ में आ गई है? ये सारी बातें बहुत सिंपल तरीके से समझाई है मैंने आप लोगों को। तो नर्वस सिस्टम के अंदर मेजरली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आती हैं। फिर भी 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो हमारे नर्व्स आती हैं जो कि हमारे स्केलेटल मसल को कंट्रोल करती है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो नर्व्स आती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी जो एक्टिविटी शो करती है उन्हें, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। सो दिस विल बी, वी कैन से अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर। इफ वी वांट टू यूज वन सिंगल टर्म फॉर दिस, आई कैन से इट एज वॉलंटरी, and here I can use the term involuntary, ठीक है बच्चों। इसका फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फर्दर क्लासिफिकेशन भी होता है, आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलता है। अभी हम सिर्फ उसके नाम लिख लेते हैं। एक होता है आपके पास में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है आपके पास में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर ये किसकी बात कर रही हूं मैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 सब टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और आपके ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कब? जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में है, ठीक है, और आप जब रिलैक्स कर रहे हैं तो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डोमिनेट करती है। तो ये वाली जो बात है ये थोड़ा हायर क्लास में पढ़ते हैं, मैं चेक कर लूंगी, अगर एनसीईआरटी क्लास 10 के टेक्स्ट में होगा तो वी विल बी आल्सो गोइंग ऑन दिस। तो क्योंकि हमें अब ये समझ में आया कि नर्वस सिस्टम का क्या चार्ट है, तो हमें अब ब्रेन समझ में आएगा कि ब्रेन क्या चीज है, राइट? ब्रेन क्या चीज है? ब्रेन इज अ ऑर्गन वी कैन से ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अनदर organ of central nervous system will be spinal cord. So can you all see this diagram right now? ये डायग्राम आप लोगों को नजर आ रहा है। मैं आप लोग को ये डायग्राम बनाने के लिए भी सिखा सकती हूँ थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से। हमें अगर क्विकली इसको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। चलो ट्राई करेंगे अच्छा बनाने के लिए। श्योर नहीं हूँ कि बहुत अच्छा बना पाऊंगी। आई एम नॉट वेरी गुड एट मेकिंग डायग्राम्स, but I'm okay at making diagrams, we can say. Okay. ठीक है बच्चों, देखते जाना, हाँ साथ साथ में कैसे ड्रॉ कर रहे हो मैं। इज इट विजिबल? थोड़ा साइड में होके बनाती हूँ। ओके देखो सीक्वेंस ऐसे ही रखना जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। उससे तुम्हारा ये बेनिफिट होगा कि तुम लोगों को मेरे जैसे जैसे बनाना आ पाएगा, है ना। ओके बच्चों, ऐसा कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसा दिख रहा है? ठीक ठीक दिख रहा है ना? यस, आई लव इट। जब मेरे से कोई चीज़ मैं सोचती हूँ कि अच्छी नहीं हो पाएगी या अच्छी होती है तो आई लव इट। देन थोड़ा नीचे खिसकाते हैं इसको। ओके सो नाउ इसको लग कर अपन बनाएंगे एक पूरी लेयर। देखो यार, ब्रेन का डायग्राम बनाने में कितना ब्रेन लगाना पड़ रहा है ना। सबसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम एक्चुअली में दुनिया में मुझे ब्रेन का ही फील होता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें,
तुम लोग तो 10th क्लास में लेवल पर हो, तो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है। पर जो 11th के बच्चे होते हैं, जब उनके चैप्टर में आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ना, तो उनको तो ब्रेन थोड़ा और डिटेल में करवाया जाता है, ठीक है। तब जब उनको ब्रेन और डिटेल में करवाता है ना, तब उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेबलिंग होती है शामिल, ठीक है। तो अभी क्या तुम लोगों के लिए तो इट्स वेरी इजी, और जो हमारे 11th के बच्चे रहते हैं उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट वी कैन से। एनीवेज, ऑलमोस्ट तुम्हारे क्लास 10th एनसीईआरटी के लेवल का डायग्राम मैं बना रही हूँ, ऑलमोस्ट। आई कैन नॉट से आइडेंटिकल, but I can say almost similar, like 95% similar. बच्चों ये जो बनाया ना अपन ने, एक्चुअली क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स। ये ऐसा, हाउ इज इट लुकिंग? इज इट लुकिंग गुड? यस, इट्स लुकिंग गुड ओनली, ठीक है। तो ये डायग्राम तुमको मैंने बनाना सिखा दिया, अब इसके लेवलिंग तुम लोगों को मैं करवा देती हूँ क्विकली। देखो, ये हो जाएगा क्रेनियम, जो कि प्रोटेक्टिव ब्रेन में, ब्रेन के ऊपर, ब्रेन के बाहर की साइड पे प्रोटेक्टिव ब्रेन बॉक्स बनाता है। ब्रेन बॉक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बोनी स्ट्रक्चर जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके बैठा है, ठीक है, एक्सटर्नल शॉक्स, मैकेनिकल इंजरीज, इन सब से। देन हम लेबल करते हैं, तो हमारे पास में ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम हाईली फोल्डेड एरिया होता है, ठीक है। सेरिब्रम के अंदर भी ये जो हिस्से को अपन ने लेबल किया है, ये है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का सेरिब्रम पोर्शन है बच्चों। फोर ब्रेन एक मेजर पार्ट है और उसका सेरिब्रम पोर्शन है ये, ठीक है। फिर ये जो हिस्सा है, इतना छोटा सा हिस्सा, इसे हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, और इसके बाद में ये हिस्सा आता है हाइंड ब्रेन का, यहां से लेकर तो यहां तक का पूरा, ठीक है। ये आता है आपका हाइंड ब्रेन एरिया। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें शामिल होती है? हाइंड ब्रेन में शामिल होता है पॉन्स वेरुलाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एंड सेरेबेलम, ठीक है। फिर यहां पर जो ये ग्लैंड्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसके बाद में ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। बच्चों इतनी लेबलिंग काफी है तुम लोगों के लेवल पे, 10th क्लास के लेवल पे दिस मच लेबलिंग इज सफिशिएंट, ठीक है। तो ये हुआ डायग्राम ब्रेन का, है ना। इज इट लुकिंग वेरी गुड? आई एम थिंकिंग ऑफ कीपिंग द सेम एज थंबनेल, ओके। तो आई हैव गिवन जस्ट अ पोज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू राइट नाउ। एनीवेज, तो हम लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा, देखो काफी सेम बनाया है मैंने ना, काफी सेम बनाया है, ठीक है। अब आप देखो, ये पॉन्स वेरुलाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम मिलाकर बनते हैं हाइंड ब्रेन। छोटा सा हिस्सा हमारा मिड ब्रेन का हो गया, ये हमारा कॉर्पस कैलोजम हो गया, हमारा फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में हमारे पास सेरेब्रम है और ये क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स या स्कल प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ जाएगा, मतलब कि अब जो आपके ब्रेन के बाद में जो कॉर्ड निकल रहा है ना, ये नीचे की तरफ जाके यही स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी स्पाइनल कॉर्ड नाउ। एक्सटेंड कर देते ना अपन इसको, ये देखिए, ये हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ओके। चलो अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? फोर ब्रेन के बारे में। तो अभी हमने क्या समझा कि ब्रेन के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहना है इसे ब्रेन
कंसिस्ट मेनली ऑफ थ्री पार्ट्स, मेनली ऑफ थ्री पार्ट्स। क्या क्या थ्री पार्ट्स है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में सबसे पहले क्या आता है? सेरिब्रम। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये क्या चीज है मैं समझाऊंगी अभी। ठीक है, इसके अलावा फोर ब्रेन में आ जाता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और 11th क्लास में तो हम लोग एपिथैलेमस भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे 10th के लेवल पर इतना काफी है। मिड ब्रेन के अंदर ज्यादा एरिया नहीं है, लेकिन जो चीज एक्चुअली में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये मैं आप लोगों को समझा दूंगी क्या है, ये एनसीईआरटी क्लास 10th के टेक्स्ट में नहीं मेंशन्ड है। हाइंड ब्रेन में तीन चीजें होती हैं, पॉन्स वेरुलाe, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेरिबेलम। These three things are present. तो ब्रेन में ये सारे पार्ट्स मेनली अपन पढ़ रहे हैं। अभी आपको मैं अगर पूछती हूँ कि आपने सेरिब्रम देखा है, तो हमने भी डायग्राम देखा। अब मैं अगर बोलती हूँ किसी इंसान को मैं ऐसे देख रही हूँ ना, ओनली वन साइड ऑफ द बॉडी, तो सेरिब्रम का मुझे इतना ही हिस्सा नजर आ रहा है, इतना हिस्सा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इतना ही हिस्सा यहाँ पर भी प्रेजेंट है क्या? मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि हमारा सेरिब्रम जो है वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, हाफ सर्कल्स, एक राइट साइड पे है, एक लेफ्ट साइड पे है। ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये आपस में कनेक्टेड भी होते हैं विथ द हेल्प ऑफ अ बैंड ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोजम। जो डायग्राम अपन ने बनाया है ना, कॉर्पस कैलोजम का स्ट्रक्चर ये वाला, ये वो बैंड है जो कि एक राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। बच्चों यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक सेक्शनल व्यू नजर आ रहा है, दूसरे साइड का व्यू नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस इज अ क्रॉस, मतलब मैं ऐसा बोलूंगी मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ले लिया है बीचों बीच में से, तो मेरे जो ब्रेन का इतना हिस्सा है उसको मैं तुमको ऐसे करके दिखा रही हूं। समझ आया? तो हमें ये मालूम पड़ा कि ये तो हमने हाफ ही एरिया देखा, हाफ एरिया और होगा। ठीक है, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इस डायग्राम की मदद से ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। नाउ when we start studying about the cerebrum, जब हम सेरिब्रम के बारे में जानना चालू करते हैं, तो सेरिब्रम जो है ये ऐसा एरिया है हमारे ब्रेन का जो कि मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी रखता है। मतलब हम फोर ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो फोर ब्रेन में हम अगर सबसे पहले सेरिब्रम पढ़ लेते हैं, तो सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, which are connected together by corpus callosum a tract of nerve fibers। ये नर्व फाइबर्स का एक ट्रैक्ट है जो कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी मेंटेन करता है। मतलब कि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में कम्युनिकेट करके एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि केवल राइट ने ही एक मैसेज कन्वे कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट कि लेफ्ट की परमिशन के बिना कभी काम हो रहा है, नेवर। इट विल ऑलवेज बी अ कम्युनिकेटेड थिंग बिकॉज इनके बीच में एक फाइब्रस न्यूरॉन्स का कनेक्टिव बैंड प्रेजेंट है जो कि दोनों के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस अकेले कॉर्पस कैलोजम के अंदर बच्चों 9 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सोचो हमारे ब्रेन में कितने होते होंगे। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। अब आती है बात सेरिब्रम के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंटेन्स 4 लोब्स। हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी 4 लोब होते हैं। मतलब ये जो इसकी बात कर रहे हो उसमें 4 लोब है, एक फ्रंटल, एक पैराइटल, एक टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल ये है, पैराइटल ये है, टेम्पोरल कान वाला हिस्सा और ऑक्सीपिटल पीछे वाला। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम वाइज भी ये। तो यहाँ पर हर में 4 लोब्स हैं। तो मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे पास में प्रेजेंट है 2 फ्रंटल लोब, 2 पैराइटल लोब, 2 टेम्पोरल लोब।
लेकिन बच्चों ऑक्सीपिटल लोब एक ही होता है, तो वो आधा इधर से आधा इधर से गिना जाता है, ठीक है। नहीं नहीं गलत बोल रहे हो, ऑक्सीपिटल बोन एक ही होती है, गलत बोल दिया, मतलब यहाँ पर बोन भी प्रोटेक्ट कर रही है इनको, तो बोन के रिस्पेक्ट में बोला। तो मेरे पास क्या होता है, फ्रंटल 2 लोब्स, पैराइटल 2 लोब्स, टेम्पोरल 2 लोब्स, ऑक्सीपिटल 2 लोब्स, ठीक है, सब दो दो होता है। और इनकी प्रोटेक्टिंग बोन्स जो होती है ना, उसमें एक ही फ्रंटल बोन होती है, 2 पैराइटल बोन्स होती हैं, 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं और एक सिंगल ऑक्सीपिटल बोन होती है। तो बोन अलग बात हो जाएगी और ब्रेन के हिस्से की बात अलग हो जाएगी। तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंटेन्स 4 लोब्स, क्या क्या नाम है उसके, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये बोन वाली जो मैंने बात आप लोगों को बोल दी है ना, इसमें डोंट गेट कंफ्यूज, मैं बोन्स भी बता दूंगी आप लोग को, नेक्स्ट क्लास में डायग्राम लेके आऊंगी, ठीक है। तो 11th के लेवल पे कुछ कुछ बातें सडनली निकल जाती हैं नीट फैकल्टी होने के कारण से। एनीवेज देखिए, यहाँ पर आपका फ्रंटल लोब, ये है फ्रंटल लोब, ये है आपका पैराइटल लोब, ये है आपका टेम्पोरल लोब, ये है आपका ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। ये हमारे ब्रेन का आगे का हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा, और ये हमारे ब्रेन के पीछे का हिस्सा है। मीनिंग आपको समझ में आ गया कि ये जो है ये फ्रंटल लोब है, देन ये हो जाएगा पैराइटल लोब, ये हो जाएगा टेम्पोरल लोब और ये हो जाएगा ऑक्सीपिटल लोब। ओके फाइन इनफ, ये वन साइड की बात है, मतलब क्या एग्जैक्टली ऐसा इधर है, क्या एग्जैक्टली ऐसा इधर भी होगा, ऑफ कोर्स दोनों साइड पे होगा। बच्चों मैं खुद ही 3D मॉडल बन गई हूँ आप लोग के लिए देखो, तो फ्रंटल लोब की बात करते हैं। फ्रंटल लोब क्या काम करवाता है, तो मैं इसी के अंदर इसके फंक्शंस लिखूंगी ब्लैक कलर में ताकि अपने को दिख जाए इजीली, ठीक है। तो फ्रंटल लोब जो काम करवाता है, फ्रंटल लोब जो है ना बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मैक्सिमम मोटर एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, जैसे कि मसल को वॉलंटरीली कंट्रोल करना, वो एसी का रिमोट उठाया तो मसल्स को सिग्नल कौन भेजेगा, ये भेज रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल्स मोटर एक्टिविटीज, मतलब मसल्स के मदद से जो काम होता है उसको हम बोलते हैं मोटर एक्टिविटीज, उनको कंट्रोल करता है ये फ्रंटल लोब, ठीक है। इसी के साथ साथ में फ्रंटल लोब हमारे स्पीच को भी कंट्रोल करता है, वर्बल स्पीच, मतलब मैं जितना भी बोल रही हूं वो मेरे फ्रंटल लोब के कारण बोल पा रही हूं। ओके मेरे फ्रंटल लोब में स्पीच कंट्रोलिंग सेंटर है जिसके मदद से मैं इतने सारे बात आप लोग को बता पा रही हूँ। ओके वर्बल स्पीच, बोलने वाली बात। देन इसके बाद में आता है फ्रंटल लोब की कंट्रोल में एक और एक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस, IQ। जिसका फ्रंटल लोब ज्यादा डेवलप्ड है उसका IQ भी ज्यादा है, इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है। क्रिएटिविटी भी उसकी अच्छी होगी, ठीक है। मसल कंट्रोल भी अच्छा होगा, IQ अच्छा हो गया, इंटेलिजेंस सब आ गया इसमें शामिल। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रंटल लोब। फिर आती है बात पैराइटल लोब की। तो पैराइटल लोब जो है ये मेनली सेंसरी न्यूरॉन रिच एरिया होता है। ये फ्रंटल लोब जो था ये कैसा एरिया था, मोटर न्यूरॉन रिच एरिया होता है ये, और पैराइटल लोब कैसा होता है, सेंसरी न्यूरॉन रिच एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सेंसेस बेसिकली परसीव होते हैं, ठीक है। क्या क्या सेंसेस यहाँ पर परसीव होते होंगे, तो सेंस ऑफ वी कैन से टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, हॉट कोल्ड भी आ गया इसमें, है ना। तो ये सारे सेंसेस हमारे पैराइटल लोब में परसीव होते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर टेस्ट सेंटर भी होता है, तो हमारा टेस्ट का परसेप्शन भी पैराइटल लोब में होता है कि खाना कितना टेस्टी बना है, ठीक है। टेम्पोरल लोब में भी सेंसेस परसीव होता है, कौन कौन से, सुनने वाला, ऑडिटरी, ठीक है, एंड स्मेल वाला, ऑल्फैक्टरी, ये दोनों सेंसेस यहाँ पर परसीव होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीपिटल लोब में मेन फंक्शन होता है विजन, मतलब कि देख पाना, इमेजेस का विजुअलाइजेशन कर पाना, स्पेशियल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि हम किसी खाली रूम को देख के इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर इतने स्पेस में एक सोफा आ जाएगा, इतने स्पेस में आ जाएगा, तो आपने पूरा इमेजिन कर लिया रख के वहां पर, जबकि एक्चुअली में कुछ नहीं है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट अपने विजन की मदद से होता है ना, ये हेल्प कौन करेगा आपको, आपके ऑक्सीपिटल लोब करेगा।
पर इनमें से कोई भी ऐसा लोब का पोर्शन नहीं है जो कि अकेले सिंगली खुद फंक्शन हैंडल कर ले, ये सब आपस में कम्युनिकेट करके ही काम करते हैं, ठीक है। फिर भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंटल लोब की मोटर कोऑर्डिनेशन है, सेंसरी कोऑर्डिनेशन पैरेटल लोब की है, स्मेल और ऑल्फैक्शन टेम्पोरल लोब की है, विजन हमारे ऑक्सीपिटल लोब की है। तो ये मेन बात जो इनने काम बांटे पर सबके सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा कैसे? तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि मेरे सामने एक बहुत ही डिलीशियस पिज्जा आया, ठीक है, चीज बर्स्ट पिज्जा, ओके। अभी डोंट सलाइवेट प्लीज एवरीवन। तो एक चीज बर्स्ट पिज्जा का स्लाइस मैंने उठाया। क्यों उठाया मैंने? क्या उसका खुशबू से मेरे पैरेटल लोब मेरे टेम्पोरल लोब एक्टिवेट हो गया, मेरा ऑक्सीपिटल लोब ने विजन से एक्टिवेट हो गया? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि उसका टेस्ट मुझे टेस्ट करना है उसको, तो मैं अपने फ्रंटल लोब की हेल्प ले रही हूँ कि प्लीज मसल की कोऑर्डिनेशन से ये पीस उठा ले, मेरे मुंह तक लेके आ जा, आई विल बी टेस्टिंग इट नाउ, पैरेटल लोब बताएगा कि कितना अच्छा टेस्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सबके सब सेंसेस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और मोटर एक्टिविटीज भी कनेक्ट हो रही है इन सब सेंसेस को परफॉर्म करवाने के लिए। तो ये सब के सब एरियाज में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं बच्चों? All of these areas will be having the maximum richness of one type of neuron called as association neurons. Association neurons पूरे के पूरे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये एसोसिएशन न्यूरॉन्स जो है ये इन सभी चारों लोब्स की एक्टिविटीज को आपस में एसोसिएट करने में हेल्प करते हैं। तो मैक्सिमम न्यूरॉन्स कौन से हमारे दिमाग में प्रेजेंट होते हैं अगर हमने बोला तो इट विल बी एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ना कि मोटर, ना कि सेंसरी, बल्कि मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स। क्या इतनी बात सबको समझ में आई है? तो ये हुआ आपका सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम के बाद में आता है एक काम करते हैं, इतना पोर्शन पहले एनसीईआरटी का रीडिंग लगाते हैं वरना सब खिचड़ी हो जाने वाला है। यहां से पढ़ो, देखो इधर से, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द टाइमिंग राइट नाउ, इट्स 8:19 ऑलरेडी। ह्यूमन ब्रेन, बच्चों मैं सिर्फ ब्रेन वाला पोर्शन कवर करवाऊंगी आज, फिर हो सकता है कि इसके रिमेनिंग जो दो छोटे छोटे पोर्शन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर अप करें, ठीक है। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि उससे हमने कहा पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स निकल रही है जो कि पेरिफेरी में जा रही है, पेरिफेरी से आ भी रही है। ऑब्वियसली नॉट, since we know that we are thinking beings, spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanisms and neural connections. मतलब thinking एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर बहुत सारे न्यूरॉन्स लगते हैं। These are concentrated in the brain, which is the main coordinating center of the body. Brain ही maximally coordinating center होता है बॉडी में। The brain and spinal cord constitutes the central nervous system. ये तो आपको पता है। They receive information from all the parts of body and integrate it. हमारे बॉडी के हर एरिया से हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है और उसको वहां पर जाके इंटीग्रेट करके हमें रिजल्ट परफॉर्म करवाते हैं कुछ। We also think about our activities, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program are examples of voluntary actions. ये सारी चीजें हमारी स्केलेटल मसल से हो रही है। चल भी अपन अपने विल पावर से रहे हैं, चेयर मूव विल पावर से हो रही है, क्लैप विल पावर से हो रहा है, तो ये सब वॉलंटरी एक्शंस है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेजेस टू द मसल्स। दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. तो बच्चों cranial nerves और spinal nerves क्या हो गई? peripheral nervous system का पार्ट हो गई, है ना, ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को। The brain thus allows us to think and take actions based on that thinking, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे को जो सिग्नल कर रहा है उस प्रकार से ब्रेन एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा है मसल्स की मदद से। As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. The brain has three such major parts or regions, namely forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, इतने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई ना? पूरा समझा दिया पहले, फिर रीड कर रहे हो।
द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये तो बात बिल्कुल सही है, मेन थिंकिंग पार्ट फोर ब्रेन है, उसमें भी कौन है, सेरेब्रम है। It has regions which receives the sensory impulses from various receptors like eyes, tongue, ear, skin. इनके सब के सब सेंसेशन कहाँ पर पहुंच रहे हैं, सेरेब्रम पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन में पहुंच रहे हैं। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। बच्चों ये जो बात हमने लिखी ना, ये हमने जो 4 लोब्स पढ़े ना उसके बारे में लिखा है, लेकिन उन्होंने चारों लोब्स अलग से स्पेसिफाई नहीं किए, पर मैंने आप लोग को बता दिया कि साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे ऑक्सीपिटल लोब होता है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल टेम्पोरल लोब होता है, और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा टेम्पोरल लोब ही होता है। ठीक है, हियरिंग, ऑडिटरी मैसेज। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विथ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। जैसे कि हमें पहले से मालूम है कि पिज्जा टेस्टी होता है क्योंकि हमने खा रखा है, मान लो, या आलू का पराठा तो सबने खा रखा होता है, तो मान लो कि आलू का पराठा बहुत टेस्टी होता है, आपको पता है, योर माइंड हैज दैट थॉट, सामने आएगा तो यू विल बी फीलिंग टेम्पटिंग कि बहुत टेस्टी है ना, क्योंकि आप जानते हो कि टेस्टी है। समवेयर योर माइंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस इवेंट, उसको भी कोऑर्डिनेट करेगा, देखेगा तो भी कोऑर्डिनेट करेगा, स्मेल को भी कोऑर्डिनेट करेगा, टेस्ट को भी, सब मिक्स करके इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन बना देता है ब्रेन, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, क्या रिस्पॉन्ड करोगे, isn't it? ठीक है, about how to respond and the information is passed on to the motor areas which control the movement of voluntary muscles, for example our leg muscles। ठीक है, तो दिस इज ऑल। जैसे कि आपको बहुत दूर से आपको कोई फ्रेंड आते हुए नजर आ रहा है, तो आपको नजर आ रहा है वो दिखता है, दिख रहा है कोई आता हुआ पर्सन, फिर आपको आपकी आंखों से दिख गया, विजन हो गया, फिर आपको उसने आवाज दी तो सुनाई पड़ा। ठीक है, ये 2 स्टिमुलस हो गए, है ना, और मेमोरी आपके माइंड में जो है कि आपका फ्रेंड है या कोई दोस्त है, 3 स्टिमुलस हो गए, आप उसकी तरफ चलने लग जाएंगे, ये आपके लेग मसल्स की एक्टिविटी हुई, ब्रेन ने इंटीग्रेट की इंफॉर्मेशन को और फिर एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। ठीक है, हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ। जैसे कि अब मैंने बोला कि देखना, चलना, देखना वगैरह तो एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसमें रिस्पॉन्स कर पा रही हूँ कुछ, पर मेरा पेट भर गया है खाना खा के, क्या मैं पेट में झांक के देख रही हूँ कि अभी आधा भरा हुआ है, आधा और खाली है, थोड़ा और खा लेते हैं, नॉट लाइक दैट। हमारा स्टमक कैसे हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भेज रहा होगा, क्या हमारा स्टमक हमारे विल पावर की कंट्रोल में चलेगा, नहीं, वो इनवॉलंटरी चलेगा। ठीक है, इनवॉलंटरी मैसेज भेजेगा, नाउ आई एम फुल, नाउ प्लीज डोंट ईट एनीथिंग अदरवाइज आई विल बी इरिटेटेड। ठीक है, आई एम ऑलरेडी फुलफिल्ड, है ना। तो ये बात क्या हो गई कि हमारी बॉडी ने क्या बोला, इंटरनली स्टिमुलस दिया, इनवॉलंटरी, आपकी विल पावर की कंट्रोल में नहीं है। आपका ब्लैडर भर जाएगा, आपकी ये यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, ये आपकी विल पावर की कंट्रोल में नहीं है कि मैं बोलूंगी यार प्लीज 1 घंटे तक ब्लैडर भरना मत बिकॉज मुझे कहीं जाना है ड्राइव करके, ऐसा नहीं होगा ना, ब्लैडर अपने आप भर जाएगा। हो सकता है कि आपको बीच रास्ते में वॉशरूम जाना पड़े, तो इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो, ये हो गया, the sensation of feeling full is because of a center associated with hunger which is in a separate part of the forebrain। ठीक है, this sensation of the feeling full, हाँ ये तो ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हमारे इनवॉलंटरी बात हुई, वो वॉलंटरी थी, इनवॉलंटरी थी। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टडी द लेबल डायग्राम। हमने ब्रेन का डायग्राम ऑलरेडी पढ़ लिया है। वी हैव सीन डिफरेंट पार्ट्स हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, कैन वी फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन इंट्रोडक्शन। आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू, आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट। बहुत गंदी लैंग्वेज लिखते हैं ना एनसीईआरटी। देन in fact we cannot control these actions easily by thinking about them even if we want to। मैं बोलूंगी हार्ट प्लीज बीट मत कर, या स्लो बीट कर, या फास्ट बीट कर, तो it will not be listening to me। even if I want, it will not be happening because it is not under my willpower's control। it will be involuntary activity under the control of the peripheral nervous system's autonomic nervous system portion। ठीक है, so in between the, do we have to think about
और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, कि आपने को सोचना पड़ता है कि चलो अब बहुत काम कर लिया है, अब जाके थोड़ा सांस ले लेते हैं। तो ऐसे अपन बोलते तो हैं कि अपन थक गए तो सांस ले लेते हैं, दैट इज नॉट अ पॉइंट। यहाँ पर ये कि आप दिन भर ही ब्रीथ कर रहे हैं, पर आप सोच सोच के ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग हो रही है। मैं पढ़ा रही हूँ तब भी मैं ब्रीथ कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं मैं कब ब्रीथ कर रही हूँ, राइट? ऐसा। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल, आंख का प्यूपिल जो अपन ने साइज चेंज कहा था ना कि सनलाइट आ रही है एकदम ज्यादा तो प्यूपिल का डायमीटर छोटा हो जाएगा, और सनलाइट अगर कम है, अंधेरा है कमरे में, तो प्यूपिल का डायमीटर बड़ा हो जाएगा ताकि हमारी आईज में अकोमोडेशन हो सके, हमें नजर आ सके चीजें। एंड थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, ठीक है, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर which we do not have any thinking control. Many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and the hindbrain. ठीक है, तो क्या होता है कि फोर ब्रेन के कंट्रोल में, सेरिब्रम की कंट्रोल में तो बहुत सारी चीजें थी, पर इनवॉलेंट्री कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हमने यहां पर लिखा था पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। याद करो कहां लिखा था मैंने, ये रहा, ये आपके पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हो गए। तो फोर ब्रेन की एक्टिविटी तो अपने डायग्रामेटिकली समझी कि फोर ब्रेन जो है ये वाला जो पोर्शन है हमारा फोर ब्रेन सेरेब्रम, ये क्या क्या एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। तो सेरेब्रम हमारे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल लोब जो है ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मोटर एक्टिविटीज कंट्रोल करना, वर्बल स्पीच कंट्रोल करना, आईक्यू, क्रिएटिविटी, टेम्परेचर, टच सेंसेशन, प्रेशर सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन, विजन, हियरिंग, ऑल फैक्टरी मतलब कि स्मेल, ये सबको कंट्रोल कर रहा है हमारा फोर ब्रेन का सेरेब्रम। फिर आता है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है बच्चों, मिड ब्रेन ये, इसमें मैंने कहा था कि आपको मैंने बताया था कि चार इसमें स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसका नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मैं नाम लिख दे रही हूँ इस पे। तो मिड ब्रेन जो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये बेसिकली इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, मैं बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। एक और दो सुपीरियर कॉलिक्यूलाइस, एक और दो इन्फीरियर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ओरिजिनली मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पीछे से दिखता है ये, ठीक है। तो ये जो ऊपर के दो स्ट्रक्चर होते हैं अपन बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और जो नीचे के दो स्ट्रक्चर होते हैं बोलते हैं इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई। इतना डिटेल 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी इसलिए बता रही हूँ कि मिड ब्रेन कैसे कंट्रोल करे तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो मिड ब्रेन जो है, मान लो कि तुम टीवी देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे रास्ते में कोई आ गया टीवी और तुम्हारे रास्ते में, तो तुम ऐसे करके टीवी देखते हो, फिर तुम बोलते हो हटो ना यार साइड में, दिख नहीं रहा है, फिर ऐसे देखते हो। तुम टीवी देख रहे हो, तुम्हारी आंखें फोकस्ड है टीवी में, तो अगर तुम्हारी आंखें फोकस नहीं कर पा रही तो क्या तुम्हारे हेड का मूवमेंट करोगे तुम? ये कैसी बात हुई? ये बात हुई कि हमारी आंखों को अकोमोडेट करने के लिए हमारा हेड भी मूव करता है, ठीक है। तो ये विजुअल रिफ्लेक्स कहलाता है। क्या बोलते हैं इसमें? विजुअल रिफ्लेक्स। सो विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और अगर मानो तुम्हारा फोन कहीं गिर गया, पलंग के नीचे आ गया, तुमने दूसरे मोबाइल से अपने फोन पे कॉल किया, तुम्हें आवाज आ रही है रिंगटोन की, टिंग टिंग टिडिंग टिडिंग वट एवर इट इज, ओके। तो अब तुम क्या करोगे? सुनने की ट्राई करोगे कान से, कहाँ से आवाज आ रही है, फिर ऐसे 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 करके अपने हेड को भी साउंड सोर्स तक लेके जाने की ट्राई करो, बिकॉज कान तो मोड़ नहीं सकते अपन, तो सर को ही मोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बात हुई? ये हुई ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। क्या मुझे सोचना पड़ा ऐसा कि मैं सर ऐसे कर लूं तो मुझे बेटर दिखेगा, या मेरे कान को नहीं मूव कर सकती हूँ मैं तो मेरे सर को मूव कर लूं ताकि मुझे बेहतर सुनाई पड़े? ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि ये कैसी एक्टिविटी है? इनवॉलंटरी। तो मिड ब्रेन कंट्रोल कैसे करता है? कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, मेन इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है मिड ब्रेन भी, और हाइंड ब्रेन भी यही काम करता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन जो है बच्चों, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो, इसमें प्रेजेंट होता है पॉन्स विरुलाई, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ठीक है। तो पॉन्स तो एज सच कोई बहुत सारी एक्टिविटीज कंट्रोल नहीं करता है, बट कंट्रोल्स ब्रीदिंग रेट अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्रीदिंग रेट कंट्रोल कर सकता है ये। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या क्या कंट्रोल करता है? देखना, कंट्रोल्स हार्ट रेट,
ब्रीदिंग रेट अलॉन्ग विथ पॉन्स। ऐसा नहीं सोचना कि पॉन्स भी तो कर रहा था मैम ये काम, पॉन्स और मेडुला साथ में मिलकर कंट्रोल करते हैं। ये पॉन्स कंट्रोल करता है फोर्सफुल ब्रीदिंग को और मेडुला कंट्रोल करता है नॉर्मल ब्रीदिंग को। मतलब कि गहरी सांस ले रहे हैं अगर तो अपन बोलेंगे पॉन्स ने हेल्प करी, और नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स करने हैं तो मेडुला करता है। ठीक है, कंट्रोल्स हार्ट रेट, कंट्रोल्स ब्रीदिंग रेट, कंट्रोल्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, स्टमक की सिक्रेशंस। स्टमक यानी कि गैस्ट्रिक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस HCl जो बनता है ना उसकी बात हो रही है, एंजाइम्स की बात हो रही है। ठीक है, स्टमक के कंट्रोल्स गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला। तो कितने सारे ऑटोनॉमस एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। फिर आता है सेरेबेलम, ये कंट्रोल करता है हमारे बैलेंस को, बैलेंस, पोस्चर एंड गेट। बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करता है, अपन चलते चलते गिर नहीं पड़े, अपना पोस्चर सही करता रहता है बार बार, किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आए, अपन थक जाते हैं ऐसे बैठ के, फिर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये हमारे इनवॉलंटरीली काम हो रहा है हमारे हाइंड ब्रेन की मदद से। तो ये समझ में आ गया होगा आप सबको स्टेटमेंट जो हमारे लास्ट में लिखा था इधर इस लाइन में, देखो कि many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and the hindbrain। ठीक है, all these involuntary actions including blood pressure, मतलब कि heart rate, blood pressure, salivation, gastric juice secretion, vomiting, ये सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला करता है। ठीक है, तो मेडुला हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, गैस्ट्रिक जूस, वॉमिटिंग और ब्रीदिंग, ये सबको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ थिंक अबाउट द एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने कहा आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल के आना है, तो आप ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। ठीक है, क्यों चल रहे हैं आप ऐसे? क्योंकि आपको पता है कि आपको ऐसे गाइडेंस मिला हुआ है कि आपको ऐसे चलना है, तो आप अपने सेरेबेलम की मदद से चलेंगे। इसमें आपको वो स्ट्रेट लाइन में चलने में हेल्प करेगा। बाईसाइकिल राइड करेंगे तब भी वो हेल्प करेगा कि आपका बैलेंस बना रहे, आप गिर नहीं जाए। पिकिंग अप अ पेंसिल, पेंसिल उठाते समय अपन वापस से नॉर्मल पोज पे आते हैं, डगमगा के गिर क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है हमारी इन मूवमेंट्स को। These are possible due to a part of the hindbrain called as the cerebellum. This is responsible for precision of voluntary actions in maintaining the posture and balance of the body. Posture और balance maintain करने में help करती है। Imagine what will be happening if इनमें से कोई भी चीज या थिंकिंग प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो रही हो, तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी ना। मान लो कि सेरेबेलम ढंग से काम नहीं करते, तो चलते चलते गिरना, बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाना, पोस्चर सही नहीं रहना, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मिड ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो इंसान मर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट बीट भी गड़बड़ हो जाएगा, उसका ब्रीदिंग रेट भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मेडुला ऑब्लोंगेटा पे डैमेज अगर हो गया किसी पर्सन के तो उसका ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके अलावा आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन अगर काम नहीं करेगा तो हम कैसे इतने सारे काम कर पाएंगे? मोटर एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी, सब तो वही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन मैंने आप लोगों को पढ़ाया, काफी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा टॉपिक होता है, उसको शॉर्ट में सम अप करने की ट्राई की है। एक बार आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग जरूर लगा लें ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अलॉन्ग विद दैट क्लास के साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, इट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी वन शॉट के टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।